आने के बाद टैटू ही शक्तियां जागृत करने का जरिया बन जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड स्पिरिट रैबिट में बदल गई और मुझे हर जगह छिपाकर बचाती रही, जबकि मेरे पास कोई टैटू नहीं था, इसलिए मैं एक भी शक्ति जागृत नहीं कर पाया। मैं सिर्फ बेबस होकर देखता रहा कि वह अकेले ही भयानक दानवों से लड़ रही है। आखिरकार मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। पछतावे और दर्द के साथ जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं प्रलय आने से ठीक एक दिन पहले पुनर्जन्म ले चुका हूँ। इस बार मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सीधे टैटू शॉप पहुंच गया। मैंने कसम खाई कि इस बार मैं फूड चेन के सबसे ऊपरी स्तर पर खड़ा रहूंगा। मेरी छाती पर पांगू द्वारा आकाश और धरती को अलग करने वाला टैटू बनेगा। पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने वाला टैटू। बाएं पैर पर डोंगहुआंग दाइयी और दाएं पैर पर महान वानर राजा कैतियान द शेंग। 8 मास्टरों के हाथ से टैटू मशीनें गिर पड़ी और वे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? पांगू का टैटू ही पहले से फॉरबिडन डेस्टिनी माना जाता है और तू ऊपर से 9 ड्रैगनों वाला टैटू भी बनवाना चाहता है। वह कोई साधारण मिथिकल टोटम नहीं बल्कि करोड़ों जीवों का विनाश करने वाला फॉरबिडन टैटू है। मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा। अगर 1 मिलियन कम है तो मैं 10 मिलियन दूंगा। मुझे चाहिए कि आप खुद सुई चलाएं और बाकी लोग आपकी मदद करें। 7 दिनों के अंदर यह काम पूरा होना चाहिए। मास्टर का चेहरा बदल गया। 7 दिन? तुम पागल हो गए हो। इतने बड़े टैटू को 7 दिनों में पूरा करना नामुमकिन है। मैंने अपनी जेब से एक सूची निकाली और मेज पर फेंक दी। मिलिट्री ग्रेड रिकवरी जेल, बायोनिक रिपेयर पैच, इंपोर्टेड पेन किलर और एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन, सब कुछ मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ। आप सिर्फ टैटू बनाइए, जान की जिम्मेदारी मेरी। मास्टर मुझे घूरता रहा। पूरे 30 सेकंड तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार वह झुका टैटू मशीन उठाता है और भारी आवाज में कहता है, ठीक है, मैंने पूरी जिंदगी देवताओं के टैटू बनाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पागल कभी नहीं देखा। ये काम मैं स्वीकार करता हूँ। 3 दिन बाद जियांगजो शहर के बाहरी इलाके की गहरी पहाड़ियों में ब्लैकस्टोन नाम के एक परित्यक्त भूमिगत बेस में, यह जगह ऊपर से देखने पर शीत युद्ध के समय का एक पुराना एयर रेड शेल्टर लगती थी। बाद में इसे एक हेवी सिक्योरिटी प्रिजन में बदल दिया गया था, लेकिन मैं जानता था कि इसकी असली पहचान क्या है। यह पुराने युग का सील किया हुआ अंडरग्राउंड कमांड सेंटर था। इसकी मुख्य संरचना, एनर्जी वेल, वेंटिलेशन टनल और वाटर स्टोरेज सिस्टम आज भी मौजूद है। मैं यहाँ जंगल में नया ठिकाना बनाने नहीं आया था, बल्कि इसे दोबारा चालू करने, मजबूत बनाने और इसकी फायर पावर सिस्टम को बहाल करने आया था। इन 3 दिनों में मैं केवल एक बार ब्लैकस्टोन बेस गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, संरचना की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि एनर्जी वेल तथा वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी काम करने लायक है। बाकी सारे काम मैंने अपने वकीलों और कंस्ट्रक्शन टीम को सौंप दिए। मैं, जो पूरे जियांगजो में सबसे बड़ा फिजूल खर्च अमीर माना जाता था, सिर्फ इसे खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि इसे पूरी तरह बदल देना चाहता था। मैंने बिना हिचकिचाए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए और आदेश दिया, देश की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन टीम से संपर्क करो। 10 दिनों के भीतर मुझे यहाँ ऐसी प्रलयकालीन फोर्ट्रेस चाहिए जिसमें एक मक्खी भी घुस न सके। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड अलॉय वॉल, करोड़ों टन दबाव झेलने वाला ब्लास्ट प्रूफ गेट, टॉप लेवल इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम और नीचे सील की गई एनर्जी अलॉय फैसिलिटीज, सब कुछ रिपेयर करके दोबारा चालू किया जाए। मैंने 100 मिलियन नकद निकाल दिए। 10 दिनों के भीतर पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसों की चिंता मत करो, मैं 3 गुना मजदूरी दूंगा। 24 घंटे लगातार काम चलेगा। मेरे एक के बाद एक आदेशों के साथ पूरा जियांगजो हिल उठा। इसी दौरान टैटू शॉप में मास्टर खुद मेरे शरीर पर सुई चला रहा था, जबकि उसके 3 शिष्य रंग भरने, लाइन खींचने और त्वचा साफ करने में मदद कर रहे थे। मेरी पीठ पर बने 9 ड्रैगनों वाले टैटू में पहली काली ड्रैगन की आकृति पूरी हो चुकी थी। हालांकि उसकी आंखें अभी नहीं बनाई गई थीं, लेकिन फिर भी उससे एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। मेरे दोस्त शू शियाओ दाओ बगल में बैठा था। उसकी बाईं बांह पर बना नज़ा का टैटू लगभग पूरा हो चुका था और बेहद भयानक दिखाई दे रहा था, जबकि जियांग शिंगई बगल के निजी कमरे में था, जहां एक महिला टैटू आर्टिस्ट उसके 9 स्वर्गीय देवी वाले टैटू की बारीकियां पूरी कर रही थी। मेरा फोन लगातार मेरे पास रखा था। स्क्रीन पर वकीलों, एजेंटों, कंस्ट्रक्शन टीम और मटेरियल सप्लायर्स के संदेश लगातार आ रहे थे। एक तरफ मैं सुई की पीड़ा सह रहा था और दूसरी तरफ अपनी सारी संपत्ति बेचकर पहाड़ों के बीच उस परित्यक्त जेल को खरीदने में लगा हुआ था। तभी मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और शहर की ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले नंबर पर चल रहे लाइव रूम में प्रवेश किया। वहां कोई और नहीं बल्कि मेरा कट्टर दुश्मन जियांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा शू रुई था। लाइव स्ट्रीम में शू रुई शहर के बीचों बीच बनी अपनी आलीशान हवेली में बैठा था। वह हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमा रहा था और हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। किनली को आखिर क्या हो गया है? क्या उसे कोई बड़ा झटका लग गया है? वह जाकर पूरे शरीर पर गैंगस्टर जैसे टैटू बनवा रहा है। सच कहूं तो यह देखकर हंसी नहीं रुक रही। कैमरा हिलने के दौरान झाओ यूचिंग की कमर के पास एक नया लाल फूल जैसा टैटू दिखाई दिया, जो खून की तरह चमकीला और रहस्यमयी लग रहा था। मैंने उस पर एक नजर डाली और मेरी आंखें हल्की ठंडी हो गईं। ब्लड फ्लावर टैटू। पिछले जन्म में झाओ यूचिंग के पास यह टैटू नहीं था। लगता है इस बार शू रुई को खुश करने के लिए उसने काफी मेहनत की थी। शू रुई उत्साह से कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों, कौन समझेगा मेरी बात? किनली ने न सिर्फ उस पहाड़ी इलाके के टूटे फूटे बंकर पर पैसा बर्बाद किया, बल्कि सुना है कि उसने 100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करके अलग अलग सुपरमार्केट से सुअर का मांस और चावल खरीदकर जमा कर लिया है। लगता है वह सच में उस बंकर में पूरी जिंदगी बिताने वाला है। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां फट पड़ी। धत तेरे की, गरीबी ने मेरी कल्पना शक्ति को सीमित कर दिया। क्या सारे अमीर लोगों की मानसिक स्थिति इतनी एडवांस होती है? जियांग शिनई तो हमारी देवी है, वह भी उसके साथ बंकर में रहने चली गई। पुष्टि हो गई, यह आदमी पूरी तरह मानसिक रूप
से असामान्य है, इसे सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। इंटरनेट पर फैलते मजाक और दानों को देखकर शू शियाओदाओ गुस्से से कांपने लगा। भाई लिए वह हरामखोर शू रुई, लेकिन मैं सुई के मेरी त्वचा में चुभने की पीड़ा महसूस करते हुए स्क्रीन पर शू रुई का घमंडी चेहरा देखता रहा। मेरी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति थी। अभी जितना ऊंचा कूद रहा है, बाद में उतना ही बुरी तरह रोएगा। शियाओदाओ, सप्लाई ट्रकों पर नजर बनाए रखो। हमारे प्रलयकालीन किले में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पुनर्जन्म को पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में मैं लगभग इस भूमिगत कमरे से बाहर नहीं निकला। मास्टर गुइफू और उसके 3 शिष्य बारी बारी से काम करते रहे। दिन में लाइनें बनती, रात में रंग भरे जाते और देर रात टैटू की मरम्मत और सुधार होता। मेरी त्वचा को बचाने के लिए मैंने ब्लैक मार्केट से मिलिट्री ग्रेड रिकवरी जेल और बायोनिक रिपेयर पैच भी मंगवाए थे। हर बार जब कोई हिस्सा पूरा होता, उसे तुरंत रिकवरी जेल से सील कर दिया जाता, नहीं तो इतनी तीव्र प्रक्रिया में मेरी त्वचा बहुत पहले ही जवाब दे चुकी होती। 7वें दिन की देर रात सबसे अंदर वाले कमरे में टैटू मशीन की आवाज आखिरकार रुक गई। शू शियाओदाओ के हाथ पर बने नजहा और एरलांग शेन के टैटू